नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है, जिसमें इससे पहले क्लास हो चुकी थी। उसमें कुछ अपने शिक्षण शास्त्र के कुछ टॉपिक अपन कर चुके थे। आज उनसे कुछ और टॉपिकों को देखेंगे अपन और देखते हैं अपन इसमें। देखो, इससे पहले अपन पढ़ चुके थे, तो इसमें देखो कुछ यहाँ तक कुछ कर चुके थे। तो यहाँ पर सारांश था, गणित की प्रगति को निम्न बिंदुओं द्वारा भलीभांति समझा जा सकता है। देखो, सारांश था, गणित की प्रगति को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। बोर्ड पर आप देखते रहिएगा और बोर्ड पर जो मैं आपको पेन से चलाते हुए भी बताता जाऊँगा, और उसको अपन ध्यान से रखना है। ये गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है, मैथ पेडागोगी, और जो अपने एमपी टेट, सी टेट और री टेट को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और उसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल को पता चल सके। आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जितने भी आपके ग्रुप बने हुए वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी क्लास इसको देख सकें और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज पर आप नए हैं तो उसको फॉलो, लाइक करना ना भूलेगा। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित से क्या किया जाता है? गणित में क्या होती है? संख्या होती हैं, स्थान का बोध होता है, दिशा का बोध होता है, मापन और मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये समझ में आ रहा होगा। फिर पॉइंट होगा, गणित की अपनी भाषा है। गणित की क्या है? अपनी एक भाषा है। तो देखो, गणित की अपनी एक भाषा है, दिए हुआ है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य है गणितीय पद। गणितीय पद क्या है? इसका गणितीय पद है। तो गणित की अपनी भाषा है, भाषा का तात्पर्य गणितीय पद है। और गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो गणित की अपनी भाषा है और भाषा का तात्पर्य गणितीय पद और गणितीय प्रत्यय और गणितीय सूत्र और गणितीय सिद्धांत तथा गणितीय संकेत, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो इसके बारे में अपने पढ़ा और इसके आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के ज्ञान का आधार क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो देखो, इसको मेन ये पॉइंट है, इनको अपन को याद रखना है कि गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां। फिर पॉइंट नंबर 4 को चलते हैं कि इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित क्यों होता है? कि उसका सॉल्यूशन अद्वितीय होता है, अनिश्चित होता है, कोई दूसरा हल नहीं होता है, जिससे अपन को विश्वास किया जा सकता है। और फिर देखते हैं अपन गणित का ज्ञान क्या होता है। गणित का ज्ञान देखो, पॉइंट नंबर 5, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित का ज्ञान क्या होता है? यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है, अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से बुलाया नहीं जा सकता। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है। गणित में क्या होता है? अमूर्त प्रत्यय होते हैं, उनको मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। ये गणित की खासियत होती है। गणित के नियम आप चाहे जहां भी पढ़ो, किसी भी देश में कोने में, आप कहीं भी जगह प्लेस से कोई नहीं बदलता है, उनके नियम नहीं बदलते, सिद्धांत नहीं बदलते, सूत्र वही रहते हैं और सभी स्थानों पर एक जैसे होते हैं, जिनसे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर किए जा सकती है। तो ये देखो, ये गणित की सबसे बड़ी खासियत है कि जिसकी सत्यता की जांच अपन कहीं भी, किसी जगह, किसी भी समय पर की जा सकती है। उसके जो सिद्धांत रहेंगे, उसका जो सॉल्यूशन रहेगा, वो क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है? संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध, संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या? संबंध और संख्यात्मक। देखो, इस पर याद ध्यान रखना है, संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इस तरह से अब देखो पॉइंट नंबर 9 की तरफ, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है और तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। अब पॉइंट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या होते हैं? इसके विभिन्न नियम, सिद्धांत, सूत्र आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती। ये सिर्फ एक गणित की एक ऐसी खासियत है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विभिन्न नियम, सिद्धांत, सूत्र आदि में क्या संदेह की भावना नहीं रहती है। अब पॉइंट नंबर 11 चलते हैं। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। तो ये भी पॉइंट अपन को याद रखना है कि गणित क्या होता है? गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा नियमकरण की क्या होती है? देखो, सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। अब पॉइंट नंबर 12 देखो, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर
का विकास होता है। क्या होता है? गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और क्या होता है? आत्मनिर्भर का विकास होता है। ये गणित की सबसे मेन खासियत है कि गणित के अध्ययन से बालकों में क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। ठीक है, तो ये गणित की अपनी एक विशेष भाषा है। और 13 को देखो, गणित की भाषा क्या होती है? सुपरिभाषित होती है, उपयुक्त होती है तथा स्पष्ट होती है। गणित की एक भाषा क्या होती है? सुपरिभाषित रहती है, अच्छी तरह परिभाषित रहती है और उपयुक्त भी रहती है और स्पष्ट होती है। ये गणित की बहुत सबसे अच्छी खासियत है, विशेषता है। और पॉइंट नंबर 14 देखो, गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। देखो, गणित के ज्ञान से क्या होता है? गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक क्या होता है? प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। ये भी मैंने टॉप वो पॉइंट है और याद करने लायक। अब पॉइंट नंबर 15 चलते हैं। देखो, इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। मैथ से क्या होता है? इसमें बालकों के स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, इसको याद रखना है। और फिर पॉइंट नंबर 16 देखो, तो इसमें प्रदत्तों तथा सूचनाओं यानी संख्यात्मक को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसको भी याद रखना है। पॉइंट नंबर 17 को याद रखना है कि गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं क्या होता है? यानी गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। देखो, ये मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। तो गणित के ज्ञान का उपयोग कहां पर किया? विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में तथा भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन में किया जाता है। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत है, विज्ञान का गणित का सब जगह उपयोग होता है। गणित के बिना सब कुछ अधूरा है। गणित के बिना भौतिकी नहीं पढ़ी जा सकती, रसायन की, जीव विज्ञान के बारे में नहीं सोचा जाता। तो सब जगह क्या कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। मैथ के बिना कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो भौतिक विज्ञान जितने भी अपने शोध हो रहे हैं, वैज्ञानिक जितनी खोज कर रहे हैं, वो सब गणित के ही देन है। गणित से ही अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। और पॉइंट नंबर 18 है, विज्ञान गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। अब देखो, क्या होती है तर्क शक्ति, तार्किक सोच क्या होती है, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग क्या है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो देखो, तर्क युक्ति संगत, इसको यहां देखते हैं। तर्क, देखो, तर्क युक्ति संगत एवं नियमित चिंतन का ही एक रूप है। तर्क क्या है? युक्ति संगत होनी चाहिए, नियमित चिंतन का ही एक क्या है? रूप है, जिसकी सामग्री भूतकालीन पुनः स्मरण किए हुए अनुभव है। जिसकी सामग्री क्या है? भूतकालीन होती है, पुनः स्मरण किए हुए अनुभव है। और फिर क्या होती है? व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क तब उत्पन्न होता है जब उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क तब उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है? जब उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क तब उत्पन्न होता है जब उसकी किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। और युक्ति संगत तर्क करने की शक्ति को तर्क शक्ति कहते हैं हम। तर्क शक्ति व्यक्ति की निश्चित एवं क्रमबद्ध सोच है जो समस्याओं का समाधान देती है तथा जिसके माध्यम से हम उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसके बारे में ये भी अपन को याद रखना है। और अगले देखो पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये अपना पॉइंट है, तर्क प्रयास एवं त्रुटि की भांति होता है। तर्क प्रयास एवं त्रुटि की भांति होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? भौतिक अन्वेषण की जगह मस्तिष्क की सहायता से अन्वेषण किया जाता है। और तर्क शक्ति के माध्यम से समस्या के सुलझाने में समय एवं श्रम की बचत होती है। इसके बारे में अब देखो, तर्क शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। इसका विकास सने सने बालक की आयु के अनुसार होता है। तर्क शक्ति क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है ना। और इसका विकास क्या होता है? सने सने बालक की आयु के अनुसार होता है। बालक स्कूल जाने की आयु से पूर्व से ही अपने स्तर की समस्याओं को सुलझाने की तर्क शक्ति क्षमता से युक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना पॉइंट। अब देखो, तर्क शक्ति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में जाने अनजाने में खूब होता है। जटिल पहेलियों को हम खेल खेल में ही सुलझा देते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच समानता या सादृश्यता आसानी से ढूंढ लेते हैं। यहाँ तक कि दो मनुष्यों के व्यवहार एवं सोच तथा उसके व्यक्तित्व के तुलनात्मक पहलू को भी सहजता से उजागर कर देते हैं। जीवन में कुछ लोग काफ़ी सहजता से आगे बढ़ते हैं और देखते देखते निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इसके ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल सोचते ही रह जाते हैं और स्वयं को द्वंद्व से उबार नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण है उनकी तर्क शक्ति है। जिस व्यक्ति की तर्क शक्ति अच्छी होती है वो समस्याओं का शीघ्र ही निदान कर लेता है और अपने लक्ष्य की ओर
बढ़ जाता है, जबकि तर्क शक्ति में कमजोर व्यक्ति अनिर्णय किसी स्थिति में रहता है और ये सही समय पर ही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ये भी खासियत है। मैं अब देखो, आज एक घरेलू महिला से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बड़े उपक्रम अपने कार्यों को अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से बेहतर ढंग से संपन्न करते हैं। अब अगला पॉइंट है, संभवतः यही कारण है कि आज अच्छे अच्छे स्कूल, व्यवसाय पाठ्यक्रम अथवा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में ही प्रवेश हेतु अथवा रोजगार प्राप्ति हेतु आयोजित होने वाली प्राय एक दिवसीय या वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में तर्क शक्ति परीक्षण का महत्व काफी बढ़ गया है। तो आज ही क्या होता है, अच्छे अच्छे स्कूलों में, व्यवसाय में पाठ्यक्रमों में क्या हो गया, जैसे व्यवसाय कोर्स, बीटेक, बीई, एमटेक और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में एमबीए वगैरह और संस्थानों में प्रवेश हेतु और रोजगार प्राप्ति हेतु क्या होते हैं, आजकल एक दिवसीय या वस्तुनिष्ठ एग्जाम होते हैं जिनमें तर्क शक्ति के भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, जो भी आगे उसका प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। और तर्क शक्ति चिंतन का उत्कृष्ट रूप एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया है। पशु और मानव इसका अनुभव किए बिना तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं। एक पालतू कुत्ता अपने मालिक को कार में बैठकर जाते हुए देखकर स्वयं घर के में वापस अंदर चला जाता है। एक बालक खिलौने वाले या आइसक्रीम वाले की आवाज सुनकर तुरंत घर से बाहर आ जाता है। इस सभी क्रियाओं के आधार तर्क शक्ति है, यानी सब चीजों में तर्क लगता है। एक बालक जब उसको पता है घंटी आती है, रोज बजती है, तो उसका मतलब आइसक्रीम आ जाती है। जैसे ही घंटी बजती है तो गेट के बाहर आ जाता है आइसक्रीम, वो समझ लेता है कि आइसक्रीम वाला आ गया है। घंटी का उसका किससे कनेक्शन हो गया है, आइसक्रीम वाले से, तो वो तुरंत आ जाता है। ये भी किसी की देन है, तर्क शक्ति, उसमें तर्क शक्ति का विकास हो गया है। ठीक है, तर्क शक्ति का विकास हो गया। तर्क शक्ति की परिभाषा किस तरह से देंगे, इसको देखेंगे अपन। तर्क शक्ति के बारे में मन के अनुसार क्या, मन वैज्ञानिक के अनुसार क्या दी हुई है। तर्क देखो, तर्क को समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है, जिसको केवल पिछड़े समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता है। अब देखो, स्किनर के अनुसार क्या तर्क के बारे में क्या दिया हुआ है। स्किनर के अनुसार क्या है, तर्क शक्ति की परिभाषा क्या दिया हुआ है। तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों का मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह किसी अवलोकित कारण से ये घटना की भविष्यवाणी या किसी अवलोकित घटना के क्या है, अवलोकित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब तर्क के सोपान कौन कौन से होते हैं, इसको याद रखना है। और देखो, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूवी के अनुसार तर्क शक्ति को 5 सोपान होते हैं, इनको याद रखना है। ये मैन है, अपन को 3 स्टार दे सकते हैं इसको, तो मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको कि तर्क के सोपान कितने होते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूवी के अनुसार तर्क शक्ति के 5 सोपान होते हैं, वो कौन से हैं। नंबर 1 समस्या की उपस्थिति, नंबर 2 समस्या की जानकारी, नंबर 3 समस्या समाधान के उपयोग, नंबर 4 उपाय का चुनाव, नंबर 5 उपाय का उपयोग। तो देखो, मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूवी के अनुसार तर्क शक्ति को 5 सोपान है। समस्या की उपस्थिति है, समस्या की जानकारी होनी चाहिए, समस्या समाधान के उपाय होने चाहिए, उपाय का चुनाव और उपाय का उपयोग। ठीक है, तो तर्क के ये सोपान हो गए। और फिर देखते हैं तर्क के प्रकार। तर्क 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखना है। तर्क कितने प्रकार के होते हैं, ये तर्क के सोपान कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। फिर इसके आगे अपन देखेंगे क्या तर्क कितने प्रकार के होते हैं। तर्क 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, देखो कौन से, आगमन और निगमन। कौन से होते हैं, एक आगमन होता है, एक निगमन। 2 तर्क के बारे में बता दिया है कि तर्क के प्रकार कितने हैं, आगमन और निगमन। आगमन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आगमन क्या है, आगमन विधि या तर्क विधि बोलते हैं या आगमन विधि बोलते हैं। इंडक्टिव लॉजिकल मेथड या इंडक्टिव लॉजिक बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। आगमन विधि, इंडक्टिव लॉजिक। ठीक है, आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। आगमन विधि की एक खासियत है सबसे अच्छी कि सबसे पहले अनुभवों और प्रयोगों और उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, फिर उससे क्या होता है, इसके नियम बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समझ कुछ विशेष परिस्थितियां में उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन उदाहरणों के आधार पर बालक अपनी तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत और नियम की तरफ और सूत्र फॉर्मूला तक पहुंचते हैं। नियमों, सूत्रों आदि का प्रतिपादन करते समय इस विधि में बालक अपने अनुभव, मानसिक शक्तियों तथा पूर्व ज्ञान और नॉलेज का प्रयोग करता है। यह एक सामान्य अनुमान है कि कोई बालक कुछ विशेष परिस्थितियों या उदाहरणों को देखकर या अनुभव करके उनमें पाई जाने वाली एक रूपता को निष्कर्ष के रूप में अपना लेता है। उदाहरण के लिए, जलने वाली विभिन्न वस्तुओं के पास गर्मी का अनुभव करके बालक यह धारणा बना लेता है कि जलने वाली वस्तुएं गर्मी उत्पन्न करती हैं। आगमन विधि इसी सिद्धांत की अवधारणाओं पर आधारित है, इसलिए इस विधि को आगमन या सामान्यमान विधि कहते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। आगमन विधि इस प्रकार की अवधारणाओं पर आधारित है, इसलिए इस विधि को आगमन विधि कहते हैं। तो देखो, आगमन विधि मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है।
इसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब देखो परिभाषाएं, देखो आगमन विधि की परिभाषाएं दी है, किन किन ने दी है उनके बारे में पढ़ेंगे। युंग के अनुसार क्या दी हुई है, युंग के अनुसार दिया हुआ इस विधि में बालक विभिन्न यानी स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है। अब लैंडल के अनुसार क्या बोलते हैं, लैंडल के अनुसार जब बालक के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों में वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात बालक ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो वह विधि आगमन विधि कहलाती है। अब देखो, अब फिर उसके बाद है उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आगमन विधि के बालक स्वयं तथ्यों, प्रयोग तथा उदाहरणों की सहायता से किसी सूत्र या नियम विशेष का ज्ञान प्राप्त करता है तथा पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। अतः इस विधि द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान ठोस, अधिक स्थायी, सॉलिड और ड्यूरेबल होता है। साथ ही बालक की विभिन्न मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। तो देखो, इसके बारे में पढ़ा, लैंडर के अनुसार पढ़ा। और तो अपने आज इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास अपने इसके आगे वाली क्लास लेंगे। आप इनको यहीं खत्म करते। आपको क्लास कैसी लगी इसको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी फेसबुक पेज पर आप हैं तो आप उसको फॉलो, लाइक कर कीजिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उसको लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे और भी आपके फ्रेंड सर्कल को पता चल सके। क्लास को आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, जिससे आप भी, आपके दोस्त भी, फ्रेंड सर्कल भी इस क्लास को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।